नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कोड़ी, वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग अनुकरण सिद्धांत का स्वरूप इस विषय को लेकर हम लोगों ने पीपीटी लेकर आए हैं। उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अर्थ, परिभाषाएं और स्वरूप के संदर्भ में विचार विमर्श करने वाले हैं। तो चलिए, अनुकरण सिद्धांत का स्वरूप के संदर्भ में जानकारी लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अनुकरण सिद्धांत के स्वरूप के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। मात्र उससे पूर्व, अनुकरण सिद्धांत के स्वरूप से पूर्व, अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु, इनका सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्लेटो का परम शिष्य अरस्तु का जन्म ईसा पूर्व 384 में स्थगिरा नामक नगर में हुआ। अरस्तु का वास्तविक नाम अरिस्टोटल था। ये ग्रीक तत्ववेत्ता थे। इनके पिता राजवैद्य थे। इनके पिता की यह आशा थी कि अरस्तु भी वैदिक शास्त्र का अध्ययन करे। पिता की मृत्यु के पश्चात अरस्तु ईसा पूर्व 368 ईस्वी सन के लगभग एथेंस में आकर प्लेटो के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गए। उस समय अरस्तु की उम्र केवल 17 वर्ष की थी। अरस्तु ने प्लेटो का सत्संग लगभग 20 वर्षों तक किया तथा वे अनेक विद्याओं का विधिवत अध्ययन, मनन, चिंतन के साथ साथ कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। प्लेटो अरस्तु के प्रतिभा से प्रभावित थे। प्लेटो अरस्तु को उस विश्वविद्यालय के मस्तिष्क मानते थे। गुरु के प्रति अरस्तु के मन में खास निष्ठा तथा आदर था। गुरु की मृत्यु के पश्चात अरस्तु एथेंस छोड़कर हर्मितास के राज दरबार में जाकर एक शिक्षक तथा चिकित्सक के रूप में रहने लगे। किंतु ईसा पूर्व 343 में मेसोडोनिया के राजा फिलिप ने उन्हें निमंत्रित कर पुत्र सिकंदर का अध्यापक के रूप में नियुक्त की, जहां सिकंदर के राज्याभिषेक के बाद भी वे उनके साथ रहे। ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात अरस्तु को अनेक आरोपों का सामना करना पड़ा। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों का निर्माण किया। उन्होंने काव्यशास्त्र संबंधी वक्तृत्व कला तथा उनके संबंध में विवेचन किया। अरस्तु को कुल मिलाकर 62 साल की आयु मिली थी। तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने लेखन किया। उनका अनुकरण सिद्धांत तथा विरेचन सिद्धांत काव्यशास्त्र में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। खलकिस नामक नगर में अपनी जन्मभूमि के पास ईसा पूर्व 322 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी रचनाओं के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वर्तमान में पोएटिक्स और रेटोनिक्स, ये 2 रचनाएं हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम लोग अनुकरण सिद्धांत के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुकरण का अर्थ क्या है, ये देखना भी आवश्यक है। अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में अरस्तु का नाम लिया जा सकता है। अरस्तु प्लेटो के समकालीन तथा परम शिष्य थे। जैसे जैसे अरस्तु की प्रतिभा निखरती गई, वैसे वैसे अपने गुरु द्वारा दिखाए हुए मार्ग से वे अलग होते रहे। अरस्तु ने अपना स्वतंत्र चिंतन दर्शन बनाया। यही कारण है कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु की विचारधारा प्लेटो की विचारधारा से बिल्कुल अलग लगता है। इसके संबंध में बूचर का मत है, अरस्तु ने अपने युग में प्रचलित कला को या कला का अनुकरण किया है। इस सूत्र को स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने अनुकरण की नवीन व्याख्या की। बूचर का यह कथन शायद यथार्थ रहा है। अर्थ देख लीजिए। अनुकरण यह शब्द यूनानी शब्द मिमेसिस का पर्यायी है। हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी शब्द इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। प्राचीन यूनान में यह धारणा थी कि कवि अनुकरण करता है या नकल करता है। होमर के हिम टू अपोलो में मिमेसिस शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अनुकृति कलात्मक रूप में रहती है, नकल के रूप में बिल्कुल नहीं। प्लेटो की यह धारणा थी कि कलाकार यथार्थ जगत के पदार्थों का सृजन न करके केवल उसका छायाभास का सृजन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कला अनुकृति है। अरस्तु का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह पहला सिद्धांत है जिसने काव्य में प्रकृति और कला के तत्वों का पारस्परिक सापेक्षिक सिद्धांत संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया है। अरस्तु का अनुकरण से क्या तात्पर्य है? इसके संबंध में उन्होंने जो बात कही है उसके आधार पर उनका अनुकरण संबंधी धारणा पर प्रकाश पड़ता है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। प्रकृति से तात्पर्य जगत के बाह्य, स्थूल, गोचर रूप और आंतरिक रूप से था। दूसरा यह कि अरस्तु अनुकरण को हुबहू नकल भी नहीं मानते। अरस्तु का मानना है कि अनुकृति की प्रक्रिया में अनेक दोष होते हैं, अनेक अभाव होता है। वे सभी दोष अभाव कला के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। वस्तुतः कलाकार स्वयं की अनुभूति से, संवेदना से अपूर्णता को पूर्णता का रूप प्रदान करता है। कलाकार उसे आदर्श रूप देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकरण को नकल नहीं कहा जा सकता। अब हम लोग परिभाषाओं की ओर चले जाएंगे। अनुकरण की परिभाषा। प्रोफेसर बूचर का मत है रचनात्मक प्रक्रिया का नाम ही अनुकरण है। तो दूसरा विद्वान है एटकिंस, पुनः सृजन का ही दूसरा नाम अनुकरण है। तो प्रोफेसर गिलबर्ट का कहना है सृजना ही अनुकरण है। तो अंतिम विद्वान जो है पाटस, जो जीवन का पुनः सृजन ही अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार कला को या कवि को मानव जीवन अर्थात काव्य विषय के 3 रूपों में से किसी का अनुकरण करना चाहिए। तो काव्य विषय के 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला, यथार्थ जीवन, जीवन जैसा था या है उसे यथार्थ जीवन कहा जाता है। दूसरा है कल्पित या प्रतीयमान, वह जीवन के बारे में सोचा था कहा जाता है, तो उसे कल्पित या प्रतीयमान जीवन कहा जाता है। तीसरा जो अंतिम है यथार्थ आदर्श जीवन, जैसा जीवन का रूप होना चाहिए उसे यथार्थ आदर्श जीवन कहा जाता है। इस तरह अरस्तु का कथन है कि कवि का कर्तव्य है कि जो हो सकता है उसका चित्रण करना है और जो हो चुका है उसके बारे में नहीं कहना है। यथार्थ सत्य की अपेक्षा संभाव्य सत्य का चित्रण करे, यही मौलिकता है, यही आदर्शवाद है। त्रासदी अर्थात विरेचन के संदर्भ में अरस्तु कहते हैं वह मनुष्यों का अनुकरण न होकर कार्यरत मनुष्यों का और जीवन का अनुकरण करती है। अतः उसका तात्पर्य पुनर्निर्माण से है जिसमें मानव के अंतरंग भाव का वर्णन हो। अनुकरण का अंधानुकरण से उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए अरस्तु एक स्थान पर लिखते हैं जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें दुख होता है उस अनुकरण के द्वारा प्रस्तुत रूप में हमें सुख ही प्राप्त होता है। वास्तविक जीवन का दुख आनंद में परिवर्तन अनुकरण से ही होता है। उनका मानना है कि यह प्राप्त आनंद कम सार्वभौम नहीं होता। अनुकरण में आत्मा भी व्यंजना, आत्म तत्व आवश्यक होता है। तो विभिन्न युगों में अनुकरण के अर्थ में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। तो विभिन्न युगों में अनुकरण के अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, कैसे हुआ है, यह अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है प्लेटो से पूर्व अनुकरण का अर्थ, होमर का अनुकरण। तो प्लेटो ने मूल आदर्श के अनुकरण को सच्चा अनुकरण माना है। तो तीसरा है अरस्तु, जो कल्पनात्मक पुनर्निर्माण से माना है। अलंकार शास्त्रियों का कहना है कि अनुकरण का अर्थ प्राचीन महान कवियों का अनुकरण माना है। तो नवजागरण युग में कृत्रिमता से रहित विशुद्ध प्राकृतिक साधनों को ही कलात्मक निर्माण का आधार माना गया है। तो वर्तमान में उसे प्रकृतवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद के रूप में मानते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु के कौन से विचार हैं। पुनर्निर्माण या पुनर्सर्जन या फिर अनुकरण सुंदर होना चाहिए। यह अनुकरण विश्वसनीय होना चाहिए। अनुकरण संभवनीय भी होना चाहिए। जीवन का आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाला अनुकरण हो। व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से सार्वभौम सत्य को अनुकरण से प्रकट करता है। अतः कह सकते हैं कि अनुकरण ने अर्थात अरस्तु ने अनुकरण को एक नया रूप, अर्थ,
प्रदान किया है। उन्होंने कला का स्वतंत्र रूप की स्थापना की है। सुंदर को शिव से अधिक विस्तार से बताया है। इसमें कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया गया, पर जीवन के विभिन्न अनुभूतियों से निर्मित कवि अंतः चेतना को पूर्णतः महत्व प्रदान नहीं किया गया। वे सभी विषयों को अनुकार्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु का अनुकरण से तात्पर्य भावनापूर्ण अनुकरण से था, यथार्थ चित्रण या अंकन से नहीं। यह अनुकरण सुंदर, आनंदप्रद, पाठक के मन को यथार्थता के प्रति आश्वस्त करेगा। अरस्तु के अनुकरण में आदर्शवत तत्व होगा। व्यष्टि से संबंध होते हुए भी वह समष्टिगत और सार्वभौम सत्य को प्रकट करेगा। इस प्रकार अरस्तु का यह अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम लोग अरस्तु और प्लेटो के अनुकरण विषयक विचारों की तुलना के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को अनुकरण सिद्धांत का स्वरूप? अगले भाग में हम लोग अरस्तु और प्लेटो के अनुकरण विषयक विचारों की तुलना में पुनः हम लोग एक बार मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।